चंदनपुर गांव के छोटे से बस स्टैंड पर एक पुरानी बस एक आदमी को उतारकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। वह सूरज था जिसका शहर से चंदनपुर गांव में तबादला हुआ था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वह गांव के बड़े बरगद वाले चबूतरे की तरफ बढ़ा। ठंड की पहली बारिश का मौसम था। हवा में नमी और सन्नाटा घुला हुआ था। सूरज चबूतरे के पास पहुंचता है जहां गांव के रामलाल काका और कुछ गांव वाले बैठे थे। काका, मैं सूरज मेहरा, नया डाक कर्मचारी, शहर से यहां भेजा गया हूं। रामलाल काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, अच्छा, तो तुम हो नया डाक बाबू। इतनी रात में आना जरूरी था क्या? सूरज हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या करूं काका, काम तो काम है। वैसे यहाँ का डाकघर खुला है या सब लोग चले गए? काका हंस पड़े। बाबू, यहाँ कोई रात तक नहीं रुकता, वो भी इस ठंडी बारिश में। शाम ढलते ही सब काम खत्म। सूरज थोड़ा चौंका और बोला, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। फिर काका बोले, तुम नए हो इसलिए कह रहा हूँ, रात में खासकर इस मौसम में चिट्ठियों से दूर रहना, खासकर वो जिन पर कोई पता नहीं लिखा होता। सूरज हंस पड़ा। काका, चिट्ठी से डरना कैसा, यही तो मेरा काम है, काका ने धीमे स्वर में कहा। महीने की आखिरी रात जो चिट्ठी आती है उसे मत खोलना, उन्हें लेने वाला खुद आता है। सूरज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कौन, कोई भूत प्रेत? काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पिछले साल मोहन को ले गया था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सूरज बोला, ठीक है काका, मैं संभाल लूंगा, पहले मुझे डाकघर दिखा दो। बारिश अचानक तेज हो गई। दोनों डाकघर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे पुराने जर्जर से बने डाकघर तक पहुंचे। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं। रामलाल काका उसे वहीं छोड़कर वापस चले गए। सूरज ने दरवाजा खोला और बोला, कोई है अंदर? अंदर से एक आवाज आई, साहब, मैं हूँ कमलू। एक दुबला पतला आदमी सामने आया। फिर बोला, मैं यहाँ सफाई करता हूँ, बारिश में घर दूर है इसलिए यहीं रुक जाता हूँ। सूरज ने कहा, अच्छा, मुझे चिट्ठियों वाला कमरा दिखाओ। कमलू थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर उसे अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा खुलते ही धूल का गुब्बार उड़ा। चारों तरफ पुरानी चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं। सूरज गुस्से में बोला, ये सब क्या है, यहां इतनी चिट्ठियां क्यों पड़ी हैं? कमलू डरते हुए बोला, साहब, ये सब बिना पते वाली चिट्ठियां हैं, इन्हें कोई नहीं छूता। सूरज ने तेज आवाज में पूछा। क्यों? कमलू धीरे से बोला। बड़े लोग मना करते हैं, कहते हैं इन्हें खोलना नहीं चाहिए। सूरज ने झुंझलाकर कहा, बकवास है ये सब, कल से सारी चिट्ठियां पहुंचाई जाएंगी। कमलू फिर बोला, साहब, खासकर वो चिट्ठियां मत खोलना जो बिना पते की होती हैं। सूरज ने उसकी बात काट दी। डर फैलाने से कुछ नहीं होगा। इतने में बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, माया। वो बोली, साहब, बारिश बहुत तेज है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? सूरज ने कहा, हाँ, अंदर आ जाओ। माया बैठते हुए बोली, आप नए आए हो इसलिए बता रही हूँ, यहाँ की हर चिट्ठी कागज नहीं होती। सूरज मुस्कुराया। अच्छा, फिर क्या होती है? माया ने धीमे स्वर में कहा। कुछ चिट्ठियाँ डर लेकर आती हैं। फिर उसने अपने भाई की कहानी बताई जिसने एक ऐसी चिट्ठी खोली थी और अगली सुबह वो नहीं रहा। सूरज ने फिर भी बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ देर बाद बारिश हल्की हुई और माया चली गई। रात गहराने लगी। सूरज अकेला चिट्ठियों वाले कमरे में आया। हर तरफ बिखरे हुए कागज थे। उसे बैठने की भी जगह मुश्किल से मिली। तभी उसकी नजर एक अलग पड़ी चिट्ठी पर गई। उसने उसे उठाया और खोल दिया। उसमें लिखा था, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई, उसके साथ हादसा हुआ था, सच जानना है तो मेरे पास आओ। सूरज के हाथ कांपने लगे। उसने जोर से आवाज लगाई, कमलू। कमलू भागकर सूरज के पास आता है। क्या हुआ बाबू, आप ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सूरज कांपते हाथों से वो चिट्ठी कमलू की तरफ बढ़ा देता है। ये देख, इसमें जो लिखा है ये मेरे बारे में है, मेरे बचपन की बात, मेरी माँ के बारे में। यहाँ किसी को कैसे पता हो सकता है? कमलू चिट्ठी देखते ही पीछे हट जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। साहब, आपने चिट्ठी पढ़ ली? सूरज गुस्से में बोला, तो क्या करता?
इसमें मेरे बारे में लिखा है, लेकिन ये सब जानता कौन है? कमलू डरते हुए बोला। मैंने आपको मना किया था साहब, अब वो आएगा। सूरज चिल्लाया। कौन आएगा? कमलू धीरे से बोला। डाकिया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कमरे में बिखरी चिट्ठियां हवा से इधर उधर हिल रही थीं। सूरज ने खुद को संभालते हुए कहा, देख कमलू, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं है। कोई आदमी होगा जो गांव वालों को डराता होगा। कमलू ने सिर हिलाया। नहीं साहब, वो आदमी नहीं है। तभी बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देती है। दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रहती है, फिर दोबारा वही आवाज आती है। कमलू घबराकर सूरज के और पास आ जाता है। साहब, वो आ गया। सूरज धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर देखने की कोशिश करता है। चारों तरफ अंधेरा, तेज बारिश और ठंडी हवा। लेकिन तभी दूर रास्ते पर उसे कोई दिखाई देता है। एक आदमी, पुरानी डाकिये वाली वर्दी, साइकिल के साथ धीरे धीरे डाकघर की तरफ आता हुआ। सूरज की सांसें तेज हो जाती हैं। वो आदमी कुछ ही पल में धुंध और बारिश के बीच गायब हो जाता है। सूरज तुरंत पीछे हट जाता है। कमलू भोला साहब, यहां से चलो। कमलू बिना कुछ बोले उसके साथ बाहर निकल जाता है। दोनों तेज बारिश में भागते हुए रामलाल काका के घर की तरफ जाने लगते हैं। कीचड़ भरे रास्ते में कई बार सूरज फिसलते फिसलते बचता है। चलते चलते सूरज बोला, कमलू सच सच बता, ये डाकिया कौन है? तभी कमलू वहीं पर रुकता है और डरते हुए कहता है, बहुत साल पहले हरिया नाम का एक डाकिया था। वो इसी गांव में चिट्ठियां बांटता था। लोग कहते हैं उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। सूरज बोल, क्या हुआ था? कमलू बोला, पूरा सच किसी को नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। इतने में फिर पीछे से साइकिल की घंटी सुनाई देती है। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखते हैं। दूर बारिश के बीच वही आदमी खड़ा था। कमलू डरकर बोल पड़ा, भागो साहब। दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वो रामलाल काका के घर पहुंच जाते हैं। कमलू जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। काका, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही दोनों तेजी से अंदर आ जाते हैं। रामलाल काका दोनों की हालत देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। रामलाल काका बोले, क्या हुआ? कमलू हाँफते हुए बोला, काका, सूरज बाबू ने चिट्ठी पढ़ ली। रामलाल काका एकदम चुप हो जाते हैं। फिर धीरे से सूरज की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने वो चिट्ठी क्यों खोली बाबू? सूरज परेशान होकर बोला, क्योंकि उसमें मेरे बारे में लिखा था, मेरी माँ के बारे में, जो यहाँ किसी को नहीं पता। काका गहरी सांस लेकर बोलते हैं, वो डाकिया इंसान के अंदर का डर जान लेता है। सूरज ने पूछा, लेकिन कैसे? काका बोले, वह इंसान नहीं रहा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। फिर रामलाल काका धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। बहुत साल पहले हरिया इस गांव का डाकिया था, सीधा सादा आदमी। लेकिन एक रात गांव की एक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे दोषी मान लिया। सूरज ध्यान से सुनने लगा। फिर गांव वालों ने उसे पुराने कुएं के पास बांध दिया। कई दिन तक वो वहीं पड़ा रहा। ठंड, भूख, बारिश और फिर एक रात उसकी मौत हो गई। सूरज धीरे से बोला, तो वो बदला ले रहा है? रामलाल काका ने सिर हिलाया। जिसने भी बिना पते वाली चिट्ठी खोली वो बच नहीं पाया। सूरज कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर बोला, अब मुझे क्या करना होगा? रामलाल काका उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, अगर सच में बचना चाहता है तो कल रात पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाना होगा। वही मिलेगा वो? काका धीरे से बोले, हाँ वही। और तभी बाहर से फिर वही साइकिल की घंटी सुनाई देती है। इस बार आवाज बिल्कुल घर के बाहर से आई थी। तीनों के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं। तीनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। छप्पर से टप टप पानी टपकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी फिर वही साइकिल की घंटी सुनाई देती है।
इस बार आवाज बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आई थी। कमलू डर कर पीछे हट गया। काका, वो यहीं है। रामलाल काका धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सूरज भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर काका बाहर देखने लगे। चारों तरफ अंधेरा था। तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा अंदर आने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ कीचड़ में साइकिल के पहियों के निशान बने हुए थे। रामलाल काका ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अब वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है बाबू। सूरज परेशान होकर बोला, लेकिन उसने मुझे ही क्यों चुना? रामलाल काका कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर का डर देख लिया। सूरज धीरे से बैठ गया। उसके दिमाग में बार बार वही चिट्ठी घूम रही थी। तुम्हारी मां तुम्हें छोड़कर नहीं गई। वो बचपन से यही सोचता आया था कि उसकी मां उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसी बात का दर्द उसके अंदर हमेशा रहा, और अब कोई अनजान चिट्ठी वही बात लिख रही थी। सूरज धीरे से बोला, काका, अगर वो सच में सब जानता है तो क्या वो मेरी मां के बारे में भी सच जानता होगा? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। रामलाल काका ने धीरे से कहा, वो इंसान के डर और दर्द दोनों को पहचान लेता है। कमलू घबराकर बोला, काका, अब क्या होगा? रामलाल काका ने उसकी तरफ देखा। अगर सूरज बाबू बचना चाहते हैं तो इन्हें कल रात पीपल के पेड़ के नीचे जाना होगा। कमलू तुरंत बोला, नहीं काका, वहां कोई नहीं बचता। काका बोले, अब रास्ता वही है, डरने से कुछ नहीं होगा। सूरज कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मैं वहां गया तो क्या होगा? रामलाल काका बोले, या तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा या फिर अपना सच बताएगा। सूरज के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसके मन में डर से ज्यादा एक सवाल घूम रहा था, उसकी मां के बारे में सच। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई। कमलू और सूरज वापस डाकघर की तरफ लौटने लगे। रास्ते भर दोनों चुप रहे। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थी। डाकघर के पास पहुंचते ही सूरज एकदम रुक गया। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि जाते समय वो लोग दरवाजा बंद करके गए थे। कमलू डर गया। सब हम लोग तो दरवाजा बंद करके गए थे ना। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों अंदर पहुंचे। कमरे में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन चिट्ठियों वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सूरज और कमलू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के अंदर पहुंचते ही सूरज की नजर जमीन पर पड़ी एक नई चिट्ठी पर गई। वो चिट्ठी पहले वहां नहीं थी। कमलू डरकर बोला, साहब मत छूना। लेकिन सूरज धीरे धीरे उसके पास गया। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उस पर फिर कोई पता नहीं लिखा था, सिर्फ उसका नाम लिखा था, सूरज। कमलू लगभग रोने जैसी आवाज में बोला, साहब मत खोलो, मैंने कहा था ना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सूरज की नजर उस चिट्ठी पर ही टिकी हुई थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कमरे में बिखरी पुरानी चिट्ठियां हवा से सरक रही थीं। कुछ पल तक सूरज चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोल दी। चिट्ठी के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो कल रात पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अकेले आना। ये पढ़ते ही सूरज का गला सूख गया। कमलू डरकर पीछे हट गया। साहब, अब वो आपको बुला रहा है। सूरज कुछ नहीं बोला, वो बस चिट्ठी को देखता रहा। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। धड़ाम, दोनों बुरी तरह चौंक गए। उसी समय बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन, आवाज बिल्कुल डाकघर के बाहर से आ रही थी। कमलू कांपती आवाज में बोला, साहब वो यहीं है। धीरे धीरे दोनों की नजर कमरे के दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे के नीचे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो। सूरज की धड़कन तेज हो गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। चर्रा। कमलू डरकर पीछे हट गया। साहब दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी, चिट्ठी पहुंचानी है।
यह आवाज सुनते ही कमरे का माहौल और डरावना हो गया। बारिश की आवाज, ठंडी हवा और दरवाजे के बाहर खड़ी वो परछाई। सूरज कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। कमलू पीछे से बार बार उसे रोक रहा था। मत जाइए साहब, मत। कमलू पीछे से बार बार उसे रोक रहा था। मत जाइए साहब, मत खोलिए। लेकिन सूरज अब रुकने वाला नहीं था। वो दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे दरवाजे का कुंडा पकड़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक बाहर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। न बारिश की आवाज, न साइकिल की घंटी, न किसी के कदमों की आहट। सूरज ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और जमीन पर कीचड़ में साइकिल के पहियों के निशान बने हुए थे, जो सीधे पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जा रहे थे। यहीं से सूरज को समझ आ गया, अब उसे कल रात वहां जाना ही होगा।